तो बेटा आज की क्लास का टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर इसे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। मतलब कि लाइट रे को हम एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रेवल कराएंगे, और जो ग्लास मीडियम की सरफेस है वो हमारी स्फेरिकल सरफेस है। तो एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की है हमने। स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है उसे सी से डिनोट किया है हमने। यहाँ पे लाइट रे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से बेंड होती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हमें एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर समझनी है। इसी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। तो हमने दो मीडियम लिए हैं, एयर मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और एक ग्लास मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। एक ऑब्जेक्ट को हमने स्फेरिकल सरफेस के सामने रखा है, इसे हमने ओ से डिनोट किया है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमने इंसिडेंट की है स्फेरिकल सरफेस पे, जो पी पॉइंट पे जाके इंसिडेंट होती है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन के रूल नंबर 1 में कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। नॉर्मल किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो सेंटर से पास होती हो, क्योंकि 10th क्लास में आपने मैथ में थ्योरम पढ़ी होगी कि ऐसी लाइन जो किसी सर्कल या किसी स्फेयर के सेंटर से पास होती है वो उसकी सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो नॉर्मल है ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हमने लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद हमें पता है कि लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये लाइट रे बेंड होके नॉर्मल की तरफ, और रिफ्रैक्टिव रे ये हमारी मिल गई। और रिफ्रैक्टेड रे जाके जहां इस लाइन ओपी लाइन को ओसी लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का था तो इमेज भी हमारी पॉइंट साइज मिलेगी। तो ये इमेज को हमने आई से डिनोट किया है। इसके बाद यहाँ पे हम इस डायग्राम में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जिसके थ्रू हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। और फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, देखो तीन एंगल लिए, बेसिकली अपन ने तीन ट्रायंगल लिए। उन ट्रायंगल के एंगल्स को मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके भी सुन सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ओ एम डैश पी, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो ओसी लाइन, जो इस ट्रायंगल में ओसी लाइन के साथ एंगल बन रहा है उसे हमने एल्फा से डिनोट किया है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल लेंगे हम सी एम डैश पी। ये सी एम डैश पी ओसी के साथ जो ये लाइन एंगल बना रही है उसे बीटा नाम दिया है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल तीसरा कौन सा है, आई एम डैश पी। ये आई एम डैश पी ओपी ओसी लाइन के साथ जो एंगल बना रही उस एंगल को हमने गामा नाम दिया है। तो ये तीन एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा। और दो एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये पांच एंगल के बीच में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ओ एम डैश पी। जो पहला ट्राइंगल था हमारा ओ एम डैश पी, इस ट्राइंगल में टेन एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन एल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है एम डैश पी और बेस है ओ एम डैश। तो हमने लिख दिया यहाँ पे टेन एल्फा इज इक्वल्स टू एम डैश पी या पी एम डैश अपॉन ओ एम डैश। और क्योंकि किसी भी एंगल की स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट उस एंगल की वैल्यू के इक्वल हो जाते हैं, तो स्मॉल एंगल के लिए हमने टेन एल्फा को एल्फा के इक्वल पुट करिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो इक्वेशन आ जाएगी एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एम डैश पी अपॉन बेस ओ एम डैश। और यहाँ पे जो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओसी लाइन पे, वो एम डैश पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। एम डैश और एम काफी क्लोज हैं तो हम दोनों को इक्वलेंट मान सकते हैं। तो जो डिस्टेंस ओ से एम की होगी ऑलमोस्ट वही डिस्टेंस ओ से एम डैश की हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ओ एम डैश को ओ एम के इक्वल ले सकते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमारी आ जाएगी एल्फा इक्वल टू, वो आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है एम डैश पी और बेस है ओ एम। तो पी एम डैश अपॉन ओ एम हमने सबसे पहले वाले ट्राइंगल से एल्फा की वैल्यू एवेल्यूट की है। इसी तरीके से बाकी के जो दो ट्राइंगल है उनसे हम बीटा और गामा की वैल्यू एवेल्यूट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल है हमारा सी एम डैश पी। सी एम डैश पी ट्राइंगल में टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी एम डैश और बेस है सी एम डैश। तो हमने टेन बीटा को पी एम डैश अपॉन सी एम डैश लिख दिया।
क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल की वैल्यू स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए टेन बीटा को हम बीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसके बाद जो डिस्टेंस सी से एम डैश की है वही ऑलमोस्ट इक्वल होगी डिस्टेंस सी से एम की, क्योंकि एम और एम डैश दोनों पॉइंट काफी क्लोज हैं। तो हमने इक्वेशन बना दी बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया पी एम डैश और बेस हो गया हमारा सी एम डैश। सी एम डैश को अगली इक्वेशन में सी एम के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसी तरीके से इक्वेशन 3 निकालनी है हमें गामा के लिए। तो फिर से ट्राइंगल देखते हैं। अब हमारा ट्राइंगल होगा आई एम डैश पी। आई एम डैश पी ट्राइंगल आप सबको दिख रहा होगा। आई एम डैश पी ट्राइंगल में टेन गामा की वैल्यू अगर मुझे लेनी है तो वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है पी एम डैश और बेस है हमारा आई एम डैश। तो टेन गामा इक्वल टू पी एम डैश अपॉन आई एम डैश पुट कर दिया। गामा की वैल्यू काफी छोटी है तो टेन गामा को गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद देखिए आई से लेके एम डैश की डिस्टेंस ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी आई से एम की डिस्टेंस है, तो आई एम डैश को हमने आई एम के इक्विवेलेंट पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एम डैश अपॉन बेस आई एम। गामा इज इक्वल टू पी एम डैश अपॉन आई एम। तो इस तरीके से हमने तीनों ट्राइंगल से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इवेल्यूएट कर ली है, जिन्हें हमने इक्वेशन 1 2 एंड 3 नाम दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के जो दो एंगल है एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों की वैल्यूज अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लेके आनी है। तो देखो सबसे पहले एंगल आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंगल आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल होगा ओ पी सी। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ पी सी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में देखिए जो एंगल आई है इस ट्राइंगल का आउटर एंगल है। और टेंथ क्लास में आपने मैथ में एक और थ्योरम पढ़ी होगी, वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम है टेंथ क्लास की। देखिए टेंथ क्लास की जो आपने थ्योरम पढ़ी है वो है कि किसी भी एंगल का जो आउटर एंगल होता है वो उसके बाकी दो इनर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं एंगल आई को अल्फा प्लस बीटा के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 4 में देखो हमने यही किया है। इक्वेशन 4 में एंगल आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा पुट किया है। फिर से दिखाता हूँ, देखो एंगल आई जो है वो आउटर एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा इनर एंगल्स के अल्फा प्लस बीटा। तो इक्वेशन 4 हमें एंगल आई की वैल्यू बताएगी। इक्वेशन 4 हो जाएगी आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 4। इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म में हमें निकालना है एंगल आर की वैल्यू। तो एंगल आर की वैल्यू के लिए जो हम ट्राइंगल लेंगे ध्यान से देखना, वो ट्राइंगल होगा आई सी पी। ये वाला ट्राइंगल जो मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में देखो बीटा जो है वो आउटर एंगल है और बीटा बाकी दो इनर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल गामा। तो देखिए यहाँ पे बीटा को हमने लिखा है एंगल आर प्लस एंगल गामा, क्योंकि हमें इस टर्म में एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एंगल आर को हमने सेपरेट कर लिया, तो एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा माइनस गामा। ये हो जाएगी इक्वेशन 5। तो अभी तक हमने क्या किया है, अल्फा बीटा गामा एंगल आई और एंगल आर, इन पांचों के बीच में रिलेशन को हमने इक्वेशन 1 2 3 4 5 से डिस्क्राइब किया है। अब आ जाते हैं हम जो लेंस मेकअप फॉर्मूला हमें बनाना है उस पर आ जाते हैं। तो लेंस मेकअप फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है हमें, और स्फेरिकल सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको एक अलग से नाम दे दिया लेंस मेकअप फॉर्मूला। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब हम लेंस मेकअप फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करने के लिए हमें लेंस मेकअप फॉर्मूला के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेंस मेकअप फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। या कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, वो होगा साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। क्योंकि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो हमने इसको 1 म्यू 2 लिखा है। जिस मीडियम से लाइट रे आ रही होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिखते हैं, जिस मीडियम में जा रही होती है उसे राइट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में लाइट रे आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, साइन आई इज इक्वल्स टू, और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 को हम म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख लेंगे। इसके बाद क्योंकि साइन आई और साइन आर को हम एंगल आई और एंगल आर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू भी हमने काफी स्मॉल ली है, और स्मॉल वैल्यूज ऑफ
स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, तो हमने साइन आई की जगह आई लिख दिया, साइन आर की जगह आर लिख दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अल्फा बीटा गामा टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा को हमने अल्फा बीटा गामा के इक्वल पुट कर दिया था, उसी तरीके से तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई स्नेल्स लॉ से वो आ गई μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। अब एंगल आई और एंगल आर की वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हैं इक्वेशन 4 और 5 से। तो इक्वेशन 4 और 5 से इक्वेशन 4 एंगल आई को डिस्क्राइब कर रही है, इक्वेशन 5 एंगल आर को डिस्क्राइब कर रही है। तो इन दोनों की वैल्यू आई और आर की वैल्यूज इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी एंगल आई की जगह लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा, एंगल आर की जगह हम लिख देंगे बीटा माइनस गामा। इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 2 3 से एवल्यूट की थी, तो अब वक्त आ गया इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करने का। तो इक्वेशन 1 2 3 से अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा की जब वैल्यूज पुट की हमारे पास, तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमने पुट की पी एम डैश अपॉन ए एम, बीटा की वैल्यू पी एम डैश अपॉन सी एम, बीटा की वैल्यू फिर से पी एम डैश अपॉन सी एम और गामा की वैल्यू पी एम डैश अपॉन आई एम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों ही साइड एल एच एस और आर एच एस में पी एम डैश कॉमन आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों ही साइड से। तो फिर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी μ1 अपॉन ए एम प्लस μ2 अपॉन आई एम इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन सी एम। सी एम की टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए और आई एम वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। यहाँ पे आई एम वाली टर्म नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे ओ एम, आई एम और सी एम इनकी वैल्यूज हमें यू, वी और आर के टर्म्स में निकालनी है। तो मैं फिर से डायग्राम की तरफ कैमरा ले जाता हूँ। देखिए डायग्राम में जो ओ एम की वैल्यू है, ओ एम की वैल्यू ऑब्जेक्ट की सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है उससे डिस्टेंस के इक्वल है, जिसे हम यू के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस इज कॉल्ड यू। तो यहाँ पे यू की वैल्यू हो जाएगी ओ एम के इक्वल, और इमेज की सेपरेटिंग सरफेस से डिस्टेंस को हम आई वी से डिनोट करते हैं, तो आई एम डैश या आई एम की वैल्यू वी के इक्वल हो जाएगी, और सेंटर की डिस्टेंस सरफेस से रेडियस के इक्वल होती है, तो यहाँ पे सी एम की वैल्यू आर पुट कर देंगे, तो ओ एम की वैल्यू यू मिल जाएगी, आई एम की वैल्यू वी और सी एम की वैल्यू आर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देने के लिए है कि ऑब्जेक्ट सेपरेटिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो भी वैल्यूज, जो भी कैलकुलेशंस सेपरेटिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करनी होती है उन्हें नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं, और सेपरेटिंग सरफेस के राइट हैंड साइड में जो टर्म्स लेते हैं वो पॉजिटिव होती है। तो यू की वैल्यू यहाँ नेगेटिव निकल के आएगी, आर और वी की वैल्यूज पॉजिटिव निकल के आएंगी। तो देखिए ओ एम की इक्वल, ओ एम की वैल्यू माइनस यू के इक्वल हो जाएगी, आई एम की वैल्यू प्लस वी और सी एम की वैल्यू प्लस आर, क्योंकि ये दोनों सेपरेटिंग सरफेस के राइट हैंड साइड में और ये वैल्यू सेपरेटिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में। वैल्यूज पुट कर देंगे ओ एम, आई एम और सी एम की, और ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है जो हमने स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन से फाइंड आउट किया है, और इस डेरिवेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, जहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला या फिर ये कहें कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमें काम में लेना है लेंस फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस कीजिए।